जिसमें आप लोग देख रहे हैं नाइट्रिक एसिड का नाइट्रोजन के सेंटर से हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद उसका कैसा शेप दिखता है। आइए आप लोग ध्यान से देखिए, आपको जितना भी ब्लैक कलर का ऑर्बिट दिख रहा है, पहले तो हम लोग नाइट्रोजन सेंटर की बात कर लेते हैं। यह नाइट्रोजन एटम है। नाइट्रोजन एटम के पास से एक ऑक्सीजन का ये रहा सिग्मा बॉन्ड, ये रहा पाई बॉन्ड। मैं आपको बता दूं, मैं नाइट्रिक एसिड पढ़ाने जा रहा हूं, तो उससे पहले उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, शेप, हाइब्रिडाइजेशन को जान लेना बहुत जरूरी है। जो लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हुए होंगे उनको तो एकदम समझ में आएगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड है। अब आप कहेंगे सिग्मा बॉन्ड कौन है भाई? तो देखिए यहाँ HNO3 का इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला है। इसमें से जो एक बॉन्ड है ये है सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड जो है ये पाई बॉन्ड है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसका जो दूसरा बॉन्ड होता है उसका विस्तार इसके दोनों साइड होता है। यानी ये जो दूसरा बॉन्ड है वास्तव में इधर भी है, इधर भी है, और ये जो पहला बॉन्ड है बस यही है। जान लीजिएगा, ये पहला बॉन्ड बस इसी बीच में है। ये दूसरा बॉन्ड जिसको डबल बॉन्ड कहते हैं, आधा इस पार है आधा इस पार है। इस टाइप का शेप बना दिया है। और इसमें जो आपको व्हाइट कलर का ऑर्बिटल दिख रहा है वो नॉन हाइब्रिड ऑर्बिट है। अब इस सब का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है भाई? तो sp2। ये भी आपका नॉन हाइब्रिड ऑर्बिट ही है। ये जो पाई बॉन्ड बना है ना, ये भी नॉन हाइब्रिड ऑर्बिट है, इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। यानी जो भी उजला है वो नॉन हाइब्रिड है। तो ये भी आपका रहा नॉन हाइब्रिड ऑर्बिट। ध्यान से देखेंगे, ये जो पाई बॉन्ड है इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन हुआ है इसका, इसका, इसका। ऑक्सीजन में हाइब्रिडाइजेशन हुआ है इसका, इसका, इसका। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे नाइट्रोजन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। अब आप कहेंगे कि कैसे? मान लीजिए कि आप इतना डेप्थ में नहीं जाना चाह रहे हैं, ऊपर ऊपर हाइब्रिडाइजेशन पकड़ना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं कि नाइट्रोजन के चारों तरफ कितना एटम है? 1 2 3। अब उस नाइट्रोजन के चारों तरफ अगर लोन पेयर नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, और 2 एटम होगा तो sp, 3 एटम होगा तो sp2, 4 एटम होगा तो sp3, 5 एटम होगा तो sp3d। तो देखिए नाइट्रोजन के चारों तरफ आपको कितना एटम दिख रहा है? एक ऑक्सीजन, दूसरा भी ऑक्सीजन, तीसरा भी ऑक्सीजन। यानी इस नाइट्रोजन के चारों तरफ आपको 3 एटम दिख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस सेंटर में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। 3 एटम मतलब sp2। तो यहाँ आपको 3 एटम दिखा ना। हाइब्रिडाइजेशन में अक्सर 12 में क्वेश्चन आता है, तो आपको एक टेक्निक बताए। उसके अराउंड में जितना एटम होगा, लोन पेयर नहीं होगा तब। अगर लोन पेयर भी हो गया और एटम भी हो गया तब ऐसे देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अब ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखते हैं। इसी नाइट्रोजन से जुड़ा इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे देखेंगे? तो चलिए इस ऑक्सीजन के चारों तरफ कितने एटम है? एक नाइट्रोजन का है, एक हाइड्रोजन का है, तो 2 एटम हो गया। लोन पेयर कितना है भाई? एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 2 लोन पेयर भी हो गया ना। तो ये दोनों मिलाकर के अगर 4 हुआ तो हो जाएगा sp3। यानी एक तरह से देखा जाए कि बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर मिलाकर के 2 हुआ तो होगा sp। बॉन्डेड एटम और लोन पेयर मिलाकर के 3 हुआ तो sp2। बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर मिलाकर के 4 हो गया तो sp3। क्लियर है? 5 हो गया बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर मिलाकर के तो sp3d। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। इस टॉपिक को मैं अलग वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि ये अलग टॉपिक है, 11 क्लास का टॉपिक है, ये 12 का है नहीं। तो आपने जनरली देखा कि नाइट्रोजन का शेप ऐसा है। अब इसका ज्योमेट्री कैसा है भाई?
तो सुनिए, अगर इस सेंटर से एक इधर और एक इधर जाएगा तो 120 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। यानी इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। बात हो रहा है इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन का। कितना का एंगल है? 120 डिग्री का, जिसको कि हम यहाँ दिखा दिए हैं। ऊपर में आप लोग नाइट्रोजन के उस एनिमेटेड वीडियो का मॉलिक्यूल भी देख रहे हैं, ठीक है। इस पर मैं समझा देता हूँ। इसके बीच में कितना का एंगल है? 120 डिग्री का। इसके बीच में कितना का एंगल है? 120 डिग्री का। यानी नाइट्रोजन के चारों तरफ 120 डिग्री के एंगल पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन फैल जाते हैं। और इस तरह से इसका मोलेकुलर शेप कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें कि आपको मैं यहाँ लिख दिया हूँ शेप ट्रायंगुलर प्लेनर, त्रिभुजीय समतलीय हिंदी में कहा जा सकता है। क्या कहा जाएगा? त्रिभुजीय समतलीय। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, n का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। स्ट्रक्चर क्या है भाई? स्ट्रक्चर भी ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, यानी संरचना त्रिभुजीय समतलीय होगा, जो कि फाइनली आपको यहाँ दिया गया है। और एनिमेटेड वीडियो में आप बाएं साइड देख ही रहे हैं कि HNO3 कैसा होता है। तो इस तरह से आपने पूरे HNO3 का शेप देखा। अब बाएं साइड में देखिए, इसके एनिमेटेड वीडियो के द्वारा मैं इसके शेप को दिखा रहा हूं। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन को पकड़ने के लिए एक छोटा सा वीडियो का लिंक मैं इसी लिंक में शेयर कर दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिसाइड करेंगे। तो 12 क्लास में हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन आता है, आपको फॉर्मूला दे दिया जाता है या कोई मॉलिक्यूल का सूत्र दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। आता है 2, 4, 5 नंबर का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो मैं ये बना करके इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय कमर्शियल मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड। तो इसमें पहले हम लोग एक मेथड को देखेंगे। इस वीडियो में आप लोग बस इतना देख लीजिए, सबसे ऊपर जो लिखा है बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर बराबर 2 तो sp, बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर बराबर 3 तो sp2, बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर बराबर 4 तो sp3, बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर बराबर 5 तो sp3d, बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर बराबर 6 आ जाता है तो sp3d हो जाता है। और बॉन्डेड एटम किसको कहेंगे भाई? तो देखिए, जैसे इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ इधर हाइड्रोजन है, इधर नाइट्रोजन है, 2 एटम हो गया, एक लोन पेयर इधर है, एक लोन पेयर इधर है, तो 2 लोन पेयर हो गया। तो बॉन्डेड एटम और लोन पेयर मिला करके 2, 2, 4 हो गया, तो 4 में sp3, यानी इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, जबकि इस नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर आपको नहीं दिख रहा है और इसके चारों तरफ 1, 2, 3 ही एटम है। तो बॉन्डेड एटम 3 हो गया, लोन पेयर 0 हो गया, और इस तरह से कितना हुआ? 3। इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। क्लियर है? देखिए, एंशिएंट टाइम में नाइट्रिक एसिड को यूनान में ग्रीक वाले इक्वा फोर्टिस कहते थे। इक्वा फोर्टिस का शाब्दिक अर्थ होता है स्ट्रोंग वाटर, मजबूत जल। अब आप कहेंगे कि ऐसा नाम क्यों दिया? ये नाम एल्केमिस्ट लोग दिए। एल्केमिस्ट के बारे में शॉर्ट में जान लीजिए। ये यूनान के ऐसे केमिस्ट्री के जानकार थे जो कि सस्ते मेटल से, चीप मेटल से कॉस्टली मेटल बनाना चाहते थे, यानी लोहा जस्ता से सोना बनाना चाहते थे। तो यही लोग आज जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं उनके सिंबल को यही लोग डिसाइड किए थे। ये गुप्त रूप से इस काम को कर रहे थे। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है केमिस्ट्री में, आज के केमिस्ट्री में। अल्केमिस्ट लोगों का जितना भी सिंबल बनाए हैं यही लोग बनाए हैं। तो वो जो यूनान के लोग थे ना, इसे स्ट्रोंग वाटर कहते थे। अपने यहाँ अम्लनाज, यूनान में इसे बाद में इक्वारेजिया नाम दिया गया। इक्वारेजिया एक ऐसा एसिडिक मिक्सचर होता है जो सोने, प्लेटिनम और चांदी जैसे मेटल को भी पानी में घोल देता है। तो इसमें नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल करके वहां पे लोग जब सोना को डालते थे तो वो घुल जाता था। तो आज से करीब 8 सेंचुरी पहले, ठीक है ना, यानी 8वीं
शताब्दी में 800 ईस्वी के रेंज में, वहां पे इसका नाम वो लोग स्ट्रोंग वाटर रखे। कौन? यूरोप वाले, यूनान वाले। अपने यहाँ नहीं, अपने यहाँ तो सोना बहुत दिन से हम लोग जान रहे हैं, अपने यहाँ ये बहुत पहले से है। क्योंकि हमारे कोई टैक्स बचे नहीं, नालंदा तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के हमारी जितनी भी पुस्तकें थी सब बर्बाद हो गई। किसी में आग लग गया, कोई किसी कारण से बर्बाद हो गया। नहीं तो अगर वो किताबें होती तो आप समझते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारा चीज खोजा गया था। खैर, उससे मतलब नहीं है। मॉडर्न साइंस में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो ये स्ट्रोंग वाटर यानी मजबूत जल क्यों कहलाता था? क्योंकि बहुत ही नॉन रिएक्टिव मेटल को भी घोल लेता था, नाइट्रिक एसिड। लेकिन 1658 में ग्लेबर नाम का साइंटिस्ट ने पोटासियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करा के नाइट्रिक एसिड का सबसे पहले यूरोप में खोज किया। क्लियर है? मैं यूरोप में बोल रहा हूं, वर्ल्ड में नहीं बोल रहा हूं। सल्फ्यूरिक एसिड आपके सामने है। इसका ये जो H वाला कॉर्नर है, ये H+ रिलीज करके इसको पकड़ करके HNO3 बना देगा। बना दिया। ये H+ और ये O- मिल करके क्या बना देगा? HNO3। अब बचा K+। तो ये जो H+ यहां से टूटेगा, इस पे भी माइनस हो जाएगा। ये K+ इस O- के साथ ऐड होकर के इसको बना दिया KHSO4। KHSO4 का मतलब क्या हुआ? इधर से SO4 तो है और इधर के SO4 का H बचा हुआ है, लेकिन इधर के SO4 में आकर के पोटासियम जुड़ गया, तो ये बन गया KHSO4 और HNO3। तो इस तरह से इस दोनों के रिएक्शन से पहली बार 1658 में यूनान वालों ने नाइट्रिक एसिड को बनाया। यूरोप में, इंडिया में नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, पूरे होश हवास में बोल रहा हूं, क्योंकि नागार्जुन का केमिस्ट्री अगर पढ़ लीजिएगा तो दिमाग खुल जाएगा। उसके लिए संस्कृत का गहन अध्ययन करना पड़ेगा। संस्कृत तो आपसे छीन लिया गया है। आपको तो इसी साजिश में इंग्लिश मीडियम का बनाया गया कि ये लोग अपने भारतीय टेक्स्ट को पढ़ ना पाए, इसलिए आपको इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट बनाया गया कि आप अपने भारतीय टेक्स्ट को ना पढ़ पाए। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल का स्थिरीकरण। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा। नेचर से नाइट्रिक एसिड कैसे पैदा होता है इसको हम लोग समझेंगे। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है। 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। लाइटनिंग के द्वारा यानी थंडर स्ट्रोम के द्वारा यानी बिजली के कारण, आसमान से जो बारिश में बिजली गिरता है, उसी बिजली के कारण ये दोनों आपस में रिएक्शन करके 2NO बना देते हैं। देखिए कितना इजी है। अरे भाई, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हुआ N2, ये रहा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, और ये रहा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो ये हो गया N2, ये हो गया O2, और ये बना दिया 2NO। 2NO का मतलब ये हुआ कि एक नाइट्रोजन के एटम के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ गया और फिर एक नाइट्रोजन के एटम के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ करके 2NO बना दिया। क्लियर है? अब ये जो 2NO है ये फिर एक बार ऑक्सीजन से मिलता है। अभी यहां एक नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन का है जालीदार, ये उजला वाला ऑक्सीजन का है। फिर जब इस दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, यानी N2O2 मिलकर के जो 2NO बना वही 2NO फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसी वक्त बना देता है 2NO2, यानी 2N2 प्लस O2। अब इसमें 2N2 है और O2 है, ये मिलकर के क्या बना दिया? 2। अब नीचे देखिए, यहां पे जो 2 NO बना, ये आकर के O2 से रिएक्शन किया। व्हाइट कलर का एटम O2 का है। अब देखिए, ये इसके साथ हो लिया और ये इसके साथ हो लिया, और हो करके ये क्या बना दिए? NO2 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 NO2, 2 NO2 बना दिए। अब
4 NO2 वाटर और ऑक्सीजन से मिलकर के HNO3 बना देता है। क्लियर है? देख लीजिए कैसे बनाता है। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं। N2 मतलब 2 ठो नाइट्रोजन है, O2 मतलब 2 ठो ऑक्सीजन है, यानी N2 का 1 मॉलिक्यूल और 2 एटम, O2 का 1 मॉलिक्यूल और 2 एटम, ये इससे उजला वाला ऑक्सीजन है, जाली वाला नाइट्रोजन है, 2NO बना दिया। देख रहे हैं ड्राइंग में? अब 2NO आया और इसके साथ देखिए ये रहा O2 इसके साथ एक ऑक्सीजन और इसके साथ एक ऑक्सीजन मिलकर के ऐसा बना दिया। अब नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन हो गया। क्लियर है? अब 4 NO2 आता है। तब तक ऊपर वाले इक्वेशन को आप लोग लिखो, इसको भी मैं ड्राइंग से ही समझा दूंगा। अब देखिए इस रिएक्शन को समझिए। रेन एसिड के समय जो रिएक्शन हो रहा है, यानी जब बारिश होता है तो वही HNO2 वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके HNO3 बना देता है और बारिश के पानी के साथ धरती पे आ जाता है। अभी तक उसका फिक्सेशन नहीं हुआ है। फिक्सेशन का मतलब हुआ कि आपके अर्थ सरफेस में नाइट्रोजन आकर के कैसे गैसेस स्टेट से सॉलिड स्टेट का कंपाउंड बना करके फिक्स हो गया मिट्टी के अंदर। क्लियर है? तो आप क्या देख रहे हैं? यहाँ 4 NO2 है। देखिए 1 NO2, 2 NO2, 3, 4 NO2, H2O 2H2O है, यानी वाटर का 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। अब देखिए इसी में कैसे ये एडजस्ट हो रहा है। इसका दोनों हाइड्रोजन एक इस पे आ जाएगा, एक इस पे आ जाएगा। क्लियर है? हालांकि ये रिएक्शन दूसरे तरह से होता है, लेकिन समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। चार OH बन गया। अब एक OH को ये पकड़ लेगा यहां पे, यहां पे देखिए HNO2 है, इधर का ऑक्सीजन हम नहीं दिए हैं, इधर का ऑक्सीजन ले लीजिए, ऐसे ले लिए। अब ये क्या होगा? ये 4 इसको ये पकड़ेगा, इसको ये पकड़ेगा, इसको ये वाला पकड़ेगा यहाँ पे, और इसको ये वाला पकड़ेगा, और इस तरह से ये पकड़ करके क्या बन जाएंगे? नया मॉलिक्यूल HNO3 बन जाएंगे और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए ये सारे रिएक्टेंट है। आपने देखा O2 का 1 मॉलिक्यूल था, H2O का 2 मॉलिक्यूल था, NO2 का 4 मॉलिक्यूल था, जो कि अभी भी दिख रहा है, और ये OH आकर के जुड़ गए और ये ओल्ड मॉलिक्यूल खत्म हो गए, ये न्यू मॉलिक्यूल बन गए। केमिस्ट्री यही तो है, ओल्ड मॉलिक्यूल का टूटना, न्यू मॉलिक्यूल का बनना, यही केमिस्ट्री है। यानी केमिस्ट्री इज साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें पुराने मॉलिक्यूल टूटते हैं, नए मॉलिक्यूल बनते हैं। उसी साइंस को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं, जिसमें हम लोग इस प्रोसेस का स्टडी करते हैं और इसको दिखाया जाता है केमिकल इक्वेशन से। लेकिन केमिकल इक्वेशन के डेप्थ में उतरेंगे तो वहां मॉलिक्यूल ही टूट रहे हैं और बन रहे हैं। अब देखिए ओल्ड मॉलिक्यूल खत्म, नया मॉलिक्यूल 4 आपको दिख रहा है, चारों HNO3 का मॉलिक्यूल है, जिसके सेंटर में नाइट्रोजन है, चारों तरफ ऑक्सीजन है, और इस तरह से आपने 4 मॉलिक्यूल पाया। अब देखिए अब ये CaCO3 से रिएक्शन करता है। यही ये CaCO3 से कैसे रिएक्शन करता है तो मैं इसको दिखा देता हूं। ये रहा आपका HNO3, ऑक्सीजन रहा और यहाँ पे हाइड्रोजन रहा। फिर एक, अब इस इक्वेशन को आप हटा सकते हैं, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ऐसे 2 HNO3 है। अब आप CaCO3 को जब लाते हैं तो Ca में CO3 है, Ca को आपको पता होना चाहिए कि Ca पे 2 कॉर्नर है। ये रहा CaCO3 माइनस चार्ज प्लस चार्ज। अब यहाँ होता क्या है कि ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से कट करके इसे मिल जाते हैं और ये मिलकर के क्या बना देता है? CaNO3 2। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये कुछ देर के लिए ऐसे बनता है, ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर के कुछ देर के लिए ऐसे बनता है। इसको हम लोग कार्बोनिल एसिड बोलते हैं। स्प्राइट और थम्स अप में आपको यही रहता है, जो पीते हैं तो आपके मुंह में छनछनाहट का फीलिंग देता है। ये ज्यादा देर टिकता नहीं है, ये तुरंत अपना नया सिस्टम बनाता है। ये जैसे ही बना और
ये टूट करके यहाँ से CO2 दे दिया और यहाँ से H2O दे दिया। इसीलिए इक्वेशन में हम H2CO3 के जगह पे हमने H2O और CO2 दिया है, क्योंकि ये टिकता ही नहीं है। अगर प्रेशर जैसे ही नॉर्मल होता है, ये जो कार्बोनिल एसिड है ये टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है, क्योंकि स्प्राइट में आप जानते हैं कि वाटर के साथ CO2 का प्रेशर के साथ रिएक्शन करा के ही हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं। वही जब ढक्कन खुलता है तो वो जो बुलबुला तेजी से देता है वो बुलबुला होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और उसके अंदर का वाटर उसी में शामिल हो जाता है। तो इस तरह से H2CO3 जहां भी बनेगा ना, याद रखिएगा वहां H2CO3 ना देकर के H2O और CO2 दिया जाता है। जहां H2O और CO2 एक साथ निकल रहा है, समझ जाइए कि वहां कुछ देर पहले H2CO3 कार्बोनिल एसिड भी बना था, जो कि बन करके टूट गया, वो ज्यादा देर टिकता नहीं है। तो बोलिए इस तरह से आप लोग समझे। अब ये जो प्रोडक्ट बना कैल्शियम नाइट्रेट, ये हमारे मिट्टी में मिनरल के रूप में कलेक्ट हो जाता है। क्लियर है ना? तो ये तो कैल्शियम नाइट्रेट है। इसी तरह से पोटासियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट भी बनता है, उसको भी हम लोग देख लें। ये जो 2HNO3 है, ये बारिश के पानी के साथ NO2 के रिएक्शन के बाद बना है। क्लियर है? एक बार ध्यान दीजिए, ये जो H2CO3 से H2O और CO2 बना, उसको हम यहां दिखा रहे हैं। ये H2CO3 यहां से कट करके H2O दे दिया, यहां से CO2 दे दिया। ये जो मैंने दिखाया है, इसके और इसके बीच में जो रिएक्शन हुआ है उसको हमने समझाने का कोशिश किया। क्लियर है? देखिए, अब चिली साल्टपीटर का जो मिनरल है कैसे बनता है वो देखते हैं हम लोग। 2HNO3 और Na2CO3 जब ये रेन के बारिश के बाद जब जमीन पे आता है तो सोडियम कार्बोनेट के स्टोन पे अगर गिरा तो ये दोनों रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करके यहाँ पे 2HNO3 है, देखिए एक H एक H, चूंकि यहाँ Na2 है तो इस दो Na के लिए दो H ही तो चाहिए, तभी ना यहाँ, चूंकि ये भी मोनोवेलेंट, ये भी मोनोवेलेंट, ये भी मोनोवेलेंट, ये भी मोनोवेलेंट, तो ये यहाँ पहुंच जाता है। यानी मामला कैसा बनता है, ये हाइड्रोजन हो जाता है इसके साथ और सोडियम आ जाता है इसके साथ, इसका भी सोडियम आ जाता है इसके साथ, और ये हाइड्रोजन चला जाता है कहाँ, इसके साथ। ये तो आप लोग को दिख रहा है, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ, ये वाला Na इसके साथ, ये वाला Na इसके साथ। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये दोनों Na इसके साथ जो आया यहाँ पे ड्राइंग में है, इसलिए यहाँ 2 लग जाएगा, 2NaNO3 लग गया। यही है आपका चिली साल्टपीटर। चिली देश का नाम सुने हैं ना? चिली कंट्री में मिट्टी के अंदर Na2CO3 की मात्रा पाई जाती है, और वहीं ये जब बारिश होता है तो Na2CO3 के साथ रिएक्शन करके चिली साल्टपीटर बना देता है। क्योंकि ये चिली में इस तरह का मिनरल से हम लोग नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। यही हम लोग का नाइट्रिक एसिड जो लेबोरेटरी में बनाते हैं इसी मिनरल से, ये मिनरल चिली में पाया जाता है, इसीलिए इसको चिली साल्टपीटर कहते हैं। क्लियर है ना? इंडियन साल्टपीटर भी है। यही सोडियम के जगह पे पोटासियम आ जाए तो हो जाएगा इंडियन साल्टपीटर, क्योंकि वो साल्टपीटर इंडिया में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। क्लियर हुए? तो आपके सामने चिली साल्टपीटर का रिएक्शन है। यहाँ पे CFCO3 का भी रिएक्शन नीचे दिख रहा है। अब हम लोग इंडियन साल्टपीटर को लाते हैं, सोडियम के जगह पे खाली पोटासियम कर देना है। चलिए, आप लोगों ने देखा इंडियन साल्टपीटर, जो कि फॉरेनर लोग नाम दिए हैं, हम लोग इसे कहेंगे भारतीय साल्टपीटर। क्लियर है ना? क्योंकि दुनिया के हर देश का एक नाम है, भारत का 5 ठो नाम रखे हो यार, घोंचू समझे हो क्या? एक नाम होना चाहिए। अमेरिका का 2 नाम नहीं है, इंग्लैंड का 2 नाम नहीं है, रसिया का 2 नाम नहीं है, भारत का 8-9 ठो नाम है। मारेंगे चप्पल से बेहुदा कहेगा। हाँ, भारतीय साल्टपीटर। क्लियर है?
देखिए यहाँ पे हम लोग चीनी साल्ट पीटर से सल्फ्यूरिक एसिड का अभिक्रिया करा के लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड को बना रहे हैं। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा, ये चीनी साल्ट पीटर है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। क्लियर है? अब अगर टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो या उतना हो, कितना 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मामला ऐसा होता है कि इस NaNO3 का एक ही मॉलिक्यूल भाग लेता है और ये इस हाइड्रोजन के साथ अदला बदली कर लेता है। ये हाइड्रोजन आ जाता है यहाँ पे, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है और सोडियम पहुंच जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से ये क्या बन गया, HNO3 बन गया और ये बन गया NaHSO4। क्लियर है? ये कब? जब टेम्परेचर कितना हो, लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और जब टेम्परेचर मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो क्या होगा। आइए अब हम लोग फिर हेरा फेरी देखते हैं, कैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक दूसरे पर अदला बदली हो रहा है। अब देखिए हाई टेम्परेचर पे इसी का प्रोडक्शन दोगुना होता है, क्योंकि दोगुना साल्ट पीटर, चीनी साल्ट पीटर उसमें अप्लाई होता है। बस टेम्परेचर को 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कर दीजिए, खेला हो जाएगा। क्या खेला होगा? ये सोडियम को छोड़ करके HNO3 इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, ये इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, वही SO4 है, बस इतना अंतर है कि यहाँ दोनों हाइड्रोजन को पकड़ा गया और 2 HNO3 बन गया। देखिए यहाँ एक HNO3, दूसरा HNO3। अब बचा Na ना, तो आपको पता है ये Na पूरी इसके साथ शामिल हो जाएगा। किसके साथ? इस H2SO4 से हटे हुए हाइड्रोजन के जगह पे सोडियम पहुंच जाएगा और इस तरह से Na2SO4 बन जाएगा। यानी कि यहाँ क्या हुआ, हाई टेम्परेचर होने के वजह से H2SO4 का दोनों हाइड्रोजन टूटा, उसके एक मॉलिक्यूल का दोनों हाइड्रोजन टूटा, तो डबल रिजल्ट आया, दोगुना HNO3 बना। लो टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन में 1 kg बन रहा है तो उसी रिएक्शन में 2 kg बनेगा, लेकिन ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। मैंने इसको एक में ही दिखा दिया। क्लियर है? यानी पहले एक H टूटेगा, वहां Na जाएगा। यहाँ पे हमने जो डायरेक्ट दिखाया है, यहाँ होगा क्या, पहले ये दे देगा HSO4 प्लस एक HNO3 दे देगा, फिर ये HSO4 रिएक्शन करेगा NaNO3 के साथ, NaNO3 के साथ सेकेंड स्टेप में ये HSO4 इस बार रिएक्शन करेगा, जिसमें कि K भी है। तो इस तरह से KNO3 के साथ रिएक्शन किया तो एक हाइड्रोजन हटा, NaNO3 के साथ जब दूसरा रिएक्शन किया तो दोनों हाइड्रोजन हट जाएगा। ये स्टेप में होता है, हमने एक ही बार हटा के दिखा दिया है सुविधा के लिए। क्लियर है? देखिए अभी आप लोगों ने इंडियन साल्ट पीटर से देखा, अब देखिए अब चिली साल्ट पीटर से, अब देखिए इंडियन साल्ट पीटर से, यानी पोटासियम नाइट्रेट के साथ अगर टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है तो ऊपर वाला रिएक्शन को ध्यान से देखिए, अगर टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो नीचे वाले रिएक्शन को देखिए और इक्वेशन को ध्यान से लिख लीजिए। तो इस तरह से आप लोगों ने लेबोरेटरी प्रिपरेशन को देखा। अगले वीडियो में हम ओसवाल्ड प्रोसेस को बताएंगे।